क्या कभी सोचा है कि एक अकेली विधानसभा सीट किसी राज्य की पूरी राजनीति का आईना कैसे हो सकती है? आज हम राजस्थान की धोद सीट के चुनावी नतीजों की गहराई में उतरेंगे और डेटा की मदद से ये समझेंगे कि यहाँ के वोटर्स आखिर सोचते क्या हैं और चुनाव कैसे जीते या हारे जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले एक नजर डालते हैं 2023 के नतीजों पर। धोद विधानसभा के इन परिणामों में एक बहुत ही दिलचस्प कहानी छिपी है जो हमें बहुत कुछ सिखाती है। ये देखिए वोटों का बंटवारा। बीजेपी को मिले 42.3% वोट, मतलब जीत तो गए पर आधे से भी कम वोट लेकर। सीपीएम दूसरे नंबर पर रही करीब 36% के साथ और कांग्रेस सिर्फ 17% पर सिमट गई। ये क्लासिक आप कह सकते हैं एक त्रिकोणीय मुकाबला था जहां जीत के लिए बहुमत की नहीं बल्कि वोटों के सही बंटवारे की जरूरत थी। अब अगर हम कांग्रेस और बैप यानी भारतीय आदिवासी पार्टी के वोट मिला भी दें तो भी वो बीजेपी के उम्मीदवार से करीब करीब 13,500 वोट पीछे थे। और देखिए एक ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के लिए ये कोई छोटा मोटा गैप नहीं है, ये बहुत बड़ा अंतर है। तो सवाल ये उठता है कि इस खाई को कोई कैसे पाटेगा। तो यही सबसे बड़ी चुनौती है, सबसे बड़ा सवाल कि ऐसे तीन तरफा मुकाबले में कोई भी पार्टी 25 पॉइंट के बड़े अंतर और 13,000 से ज्यादा वोटों के घाटे को कैसे दूर कर सकती है ना एक मजेदार पहेली। चलिए इसी को सुलझाते हैं। नतीजों का क्या तो हमने देख लिया, अब कौन पर आते हैं, मतलब धोद के मतदाता आखिर हैं कौन, इस क्षेत्र की सामाजिक बनावट कैसी है। तो देखिए धोद राजस्थान के सीकर जिले में है, पूरी तरह से एक ग्रामीण इलाका और ये एक एससी यानी अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व्ड सीट है। इसका सीधा मतलब ये है कि यहाँ के मुद्दे, यहाँ की राजनीति जमीन से जुड़ी हुई है और क्योंकि ये एससी आरक्षित सीट है तो इसका एक अपना खास सामाजिक समीकरण भी है। यहाँ की आबादी पर नजर डालें तो जाट समुदाय जो ओबीसी में आते हैं वो लगभग 45% के साथ सबसे बड़ा ग्रुप है। लेकिन जैसा मैंने कहा ये सीट रिजर्व्ड है, तो अनुसूचित जाति की जो आबादी है वो राजनीतिक तौर पर बहुत ही ज्यादा निर्णायक हो जाती है। मतलब जिसे भी जीतना है उसे इन दोनों बड़े समुदायों का साथ चाहिए ही चाहिए। तो इन लोगों के लिए सबसे जरूरी क्या है? आप सोचेंगे कि देश की बड़ी राजनीति, नहीं, इनके लिए जरूरी हैं रोजमर्रा की चीजें। पानी की किल्लत यहाँ का सबसे बड़ा मुद्दा है। खेती की परेशानी, किसानों का कर्ज, ये इनकी सबसे बड़ी चिंताएं हैं। इसके बाद नंबर आता है सड़कों का और स्वास्थ्य सुविधाओं का। ये दिखाता है कि हर नागरिक के लिए सम्मानजनक जीवन और बुनियादी जरूरतें कितनी अहम हैं, जैसा कि हमारा संविधान भी कहता है। ठीक है, तो अब 2023 के नतीजों की वजह समझने के लिए थोड़ा इतिहास में चलते हैं, देखते हैं कि पुराने आंकड़े क्या कहानी बताते हैं। आइए इस परिणाम की चीर-फाड़ करें। ये टाइमलाइन देखिए, धोद का मिजाज साफ पता चल रहा है। ये एक स्विंग सीट है, मतलब यहाँ के वोटर एक जगह नहीं टिकते। 1993 से 2008 तक यहां सीपीएम का राज था, फिर 2013 में हवा बदली, बीजेपी आ गई, 2018 में फिर बदलाव, कांग्रेस जीती और 2023 में वापस बीजेपी। इससे एक बात तो बिल्कुल साफ है, यहां के लोग किसी पार्टी के बंध हुआ वोटर नहीं है। वो काम देखते हैं और फिर अपना मन बनाते हैं। और कांग्रेस के वोट शेयर को देखिए, ये तो किसी रोलर कोस्टर राइड जैसा है। 2018 में जहां उन्हें लगभग 40% वोट मिले थे, वो 2023 में धड़ाम से गिरकर सिर्फ 17% पर आ गए। सोचिए कितना बड़ा स्विंग है। ये दिखाता है कि उनका जो सपोर्ट बेस है वो कितना ज्यादा अस्थिर है। तो इस पूरे विश्लेषण से आप कह सकते हैं तीन मोटी मोटी बातें निकल कर आती हैं। पहली, यहां एंटी इनकम्बेंसी यानी सत्ता विरोधी लहर एक तरह का नियम है। दूसरी बात, यहां चुनाव नए वोटरों से नहीं जीता जाता। असली खेल है पुराने वोटर्स को अपनी तरफ खींचना, मतलब वोट स्विचिंग। और तीसरी और सबसे जरूरी बात, बीजेपी के खिलाफ जो वोट है वो अक्सर कांग्रेस और सीपीएम में बट जाता है और इसका सीधा फायदा किसे मिलता है? बीजेपी को। तो हमने समस्या समझ ली, उसके कारण भी जान लिए। अब सबसे दिलचस्प हिस्से पर आते हैं। इन सब आंकड़ों के आधार पर वापसी का ब्लूप्रिंट क्या हो सकता है? तो वापसी का फॉर्मूला 3 मजबूत पिलर्स पर खड़ा है। पहला, जातीय समीकरण, यानी जाट और एससी वोटर्स जो दो सबसे बड़े ग्रुप हैं, उन्हें एक मंच पर लाना। दूसरा, लोकल मुद्दों पर फोकस, बड़े बड़े वादे नहीं बल्कि पानी और खेती के संकट पर सीधी बात। और तीसरा, जमीन पर एक मजबूत संगठन, एक ऐसा नेटवर्क जो हर बूथ पर हर वोटर तक पहुंच सके। और कहानी क्या होगी? नैरेटिव क्या सेट करना है? बिल्कुल साफ कि मौजूदा विधायक लोगों से दूर हो चुके हैं,
आउट ऑफ टच हैं, और उम्मीदवार लोगों का आदमी है जो उनकी तकलीफें समझता है और विकास की जो कमियां हैं उन्हें दूर करने आया है। ये पूरी तरह से सहानुभूति और जमीनी जुड़ाव की कहानी है। और ये सिर्फ बातें नहीं हैं, इसे एक प्रॉपर एक्शन प्लान में बदलना होगा। चुनाव से 90 दिन पहले का काउंटडाउन, जिसमें पहले गठबंधन बनेगा, फिर घर घर जाकर सर्वे होगा, फिर 60 दिन पहले मौजूदा विधायक की नाकामियों की लिस्ट लोगों तक पहुंचाई जाएगी। 45 दिन पहले कैंडिडेट खुद पंचायतों में जाकर लोगों की सुनेगा, एक लिसनिंग टूर करेगा, और आखिरी 30 दिनों में ग्रामीण इलाकों में बड़ी बड़ी रैलियां, मतलब हर दिन हर हफ्ते का प्लान तय है। आखिर में चलिए इस पूरी एनालिसिस के बड़े मतलब को समझते हैं। ये सब आंकड़े, ये सब स्ट्रैटेजी, इसका असल में मतलब क्या है? तो इस पूरी केस स्टडी से सबसे बड़ा सबक ये मिलता है कि भारत की राजनीति बदल रही है। अब वो जमाना गया जब सिर्फ बड़े बड़े वादों से काम चल जाता था। अब राजनीति हो रही है हाइपर लोकल और डेटा ड्रिवन। चुनाव अब सिर्फ चुनाव नहीं रहे, ये गवर्नेंस की एक साइंस बन गए हैं, और ये जरूरी भी है। भारत का डीपीडीपी फ्रेमवर्क भी नागरिकों के डेटा की प्राइवेसी और सहमति पर जोर देता है। जब राजनीतिक दल डेटा का इस्तेमाल करते हैं तो ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो लोगों की गरिमा और निजता का सम्मान करें। और ये हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल के पास ले आता है। सोचिए, जब हर शिकायत एक डेटा पॉइंट हो और हर वोटर समूह एक टारगेट, तो एक लोकतांत्रिक जुड़ाव के लिए इसके क्या मायने हैं? ये वो सवाल है जिसका जवाब हमें और आपको, हम सबको मिलकर आने वाले वक्त में खोजना होगा।